हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर है वो समझाऊंगा अच्छे से। इससे पहले मैंने टेंशन मेंबर है वो समझा दिया था, उसके बाद ईएस के क्वेश्चन करवाए थे। इसी तरीके से मैंने आपको कंप्रेशन मेंबर है वो समझाऊंगा, प्लस इसके ईएस के क्वेश्चन है वो सारे करवाऊँगा मैं। देखिए हमारा कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है दो तरीके के लोड यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपको अपोजिट सेक्शन में मेरे लोड लग रहे हैं तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, कंप्रेसिव लोड कहलाएंगे। जो मेरे दोनों एक्सटर्नली बाहर लग रहे हैं लोड वो मेरे क्या कहलाते हैं, टेंशन लोड कहलाते हैं। तो जो कंप्रेशन जो मेंबर होते हैं वो मेरे दो तरीके के होते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपका स्लैब है ना, ये आपकी नीचे एक फ्लोर है, उसको लोड को झेलने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंप्रेशन मेंबर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेरे होते हैं कॉलम और वो होते हैं आपके स्टड्स होते हैं। अच्छा, कॉलम और स्टड्स दोनों ही कंप्रेशन मेंबर है, बट लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉलम जो फिल होता है वो बकलिंग में होता है, और जो स्टड्स जो फिल होता है वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। वो क्या हो जाता है, हमेशा इस तरीके से आपका क्रैश हो जाता है। और कॉलम जो है आपका, देखो कॉलम जो बकलिंग में फिल होता है इसके बारे में हमें यूलर ने एक फॉर्मूला दिया था, जो पी सी आर या पी यू कह दूँ मैं, पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है। एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और जो अगर मेरा कॉलम और आपका क्रैशिंग दोनों में कोई मेंबर अगर फेल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वो रैंकाइन ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, उसके बारे में हम लोग सोम में पढ़ चुके हैं अच्छे से। देखिए कॉलम क्या होता है, इफ अ स्ट्रक्चर मेंबर मेनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन बेंडिंग आल्सो कैन रेजिस्ट इन टेंशन मेंबर। कोई भी कंप्रेशन मेंबर जिसमें बेंडिंग मूवमेंट को भी रेजिस्ट कर रहा हो वो मेरा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। इन टर्म्स ऑफ कॉलम इज यूज फॉर कंप्रेशन मेंबर ऑफ फ्रेम्स। जो आपका कॉलम्स होते हैं कंप्रेशन मेंबर ऑफ, वो फ्रेम्स में यूज़ कर सकते हैं, आरसीसी फ्रेम्स और स्टील फ्रेम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर मेंबर होता है इसमें जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो क्या, जीरो होता है। ये कंप्रेशन तो होगा ही होगा, बट लेकिन इसमें बेंडिंग मूवमेंट क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा। बट इन केस ऑफ ट्रस के केस में क्या होगा, कंप्रेशन या फिर टेंशन दोनों ही हो सकता है। आप देख रहे हैं ट्रस इस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, इस तरीके से ट्रस, तो उसमें क्या हो सकता है, टेंशन लोड भी लग सकता है आपका, और आपका कंप्रेशन लोड भी लग सकता है। इसको हम लोग जो टेंशन होते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रस जो स्टड्स होते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग ट्रस में यूज़ करते हैं। तो इसका भी बेंडिंग मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये जो ट्रस होगा आपका कंप्रेशन और टेंशन मेंबर की तरह दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका फ्रेम। इट इज़ अ स्ट्रक्चर इन विच फ्रेम आर सब्जेक्टेड टू, आपका इसमें कंप्रेशन लोड भी आएगा और आपका टेंशन लोड भी आएगा, और इसमें आपका बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेम के केस में। और जो फ्रेम होता है, देखिए जिस तरीके से फ्रेम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आपका कंप्रेशन भी आ रहा है और इसमें आपका टेंशन लोड भी आएगा कहीं ना कहीं। ये आप देख रहे हो इस तरीके से टेंशन लोड भी आ रहा है और इसमें बेंडिंग भी आ रही है। तो ये इसलिए ये बन जाता है आपका फ्रेम बन जाता है ये आपका। अब देखिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो क्या होता है, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, वो एल इफेक्टिव ओवर आर मिनिमम होता है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें कितना लेते हैं, 180 लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर कंप्रेसिव लोड है जिसमें आपका डेड एंड सुपर इम्पोज लोड लग रहा हो तो आपको 180 लेना है। अगर कोई भी मेंबर आपका कंप्रेसिव लोड है जिसमें आपका रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्विक फोर्सेस उस पर एग्जिस्ट कर रहे हो मेरे, और उस पर डिफॉर्मेशन आ रहा हो, एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, तब आपको जो उसका स्लेंडरनेस रेशियो लेना है वो आपको 250 लेना है। बट अगर आपका कोई भी टेंशन मेंबर है ना, और वो उसमें रिवर्सल स्ट्रेसेस लग रहे हैं जिसकी वजह से, किसकी वजह से, विंड और अर्थक्विक की वजह से, तब आपको स्लेंडरनेस रेशियो लेना है, वो आपको कितना लेना है, 350 लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं इसमें अनसपोर्टेड लेंथ और आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। देखिए मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस होती है बिटवीन टॉप ऑफ द फ्लोर एंड बॉटम ऑफ द फ्लोर। जो भी आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मान लीजिए आपका फ्लोर है,
टॉप डिस्टेंस और आपकी बॉटम, ये आपकी कहलाएगी इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। बट वो ये आपकी क्या कहलाएगी, दिस इज सपोर्टेड लेंथ कहलाएगी। बट आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लीजिए 2 पॉइंट है, इनके बीच में आपका जीरो मूवमेंट आ रहा हो, ये देख रहे हैं आपका यहाँ पर मूवमेंट आपका थोड़ा सा लेंथ की वजह से इसका मूवमेंट थोड़ा कम जीरो हो गया, तो जीरो मूवमेंट जिस पे आ रहा हो वो मेरा क्या कहलाएगा, इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा। अच्छा, इफेक्टिव लेंथ है, इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है, कई एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, अगर मेरा मेंबर अगर फिक्स्ड है, अगर ये आपका फिक्स्ड है, दोनों एंड फिक्स्ड है मेरे, तब मेरी जो वैल्यू होगी थ्योरेटिकल वैल्यू वो होती है आपकी इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है आपका L/2 हो जाएगा। तो या फिर मैं कह दूँ 0.5, और जिसकी रिकमेंडेड वैल्यू हम लोग लेते हैं कोड के हिसाब से वो 0.65 लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड आपका क्या है, आपका ये देख रहे हो फिक्स्ड है और दूसरा आपका हिंज्ड है, तब आप लिख रहे हो L/√2 लोगे आप, और उसकी जो आपकी रिकमेंडेड वैल्यू होगी थ्योरेटिकल तो आपकी 0.7 हो जाएगी। L/√2 का मतलब क्या होगा 0.7, और ये आपकी रिकमेंडेड वैल्यू आपकी 0.80 हो जाएगी। इसी तरीके से आपका सेम अगला केस है, आपका एक तो क्या है फिक्स्ड है और दूसरे में आपका क्या हो रहा है, आपका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है आपका, तब आप क्या लोगे, तब आप लोगे उसकी जो वैल्यू लोगे 1 लोगे, और ये जो है इसकी जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो कितनी लोगे आप 1.2 ले रहे हो। अब इसी तरीके से दोनों एंड अगर हिंज्ड हैं, तब आप दोनों एंड हिंज्ड है तब आप क्या लोगे, तब आप 1 ले लोगे थ्योरेटिकल वैल्यू, और रिकमेंडेड वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आपका एक एंड फिक्स्ड है और एक आपका फ्री है, उसके केस में आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू 2 लोगे और इसकी रिकमेंडेड वैल्यू 2.10 ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कुछ एंड कंडीशन होती हैं, वो की हैं जो हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये अगर आपका फिक्स कंडीशन है, इसमें क्या देख रहे हो आप, रोटेशन तो फिक्स्ड हो जाएगा इसमें, और ट्रांसलेशन भी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ये आप दूसरी कंडीशन देख रहे हैं, इसमें आपका क्या है, रोटेशन फ्री है, क्योंकि इसमें हिंज लग रहा है, हिंज की वजह से क्या आ जाएगा, रोटेशन फ्री हो जाएगा, बट लेकिन ट्रांसलेशन क्या होगा इसमें आपका फिक्स्ड रहेगा। इसी तरीके से अगला केस देख रहे हैं, अब यहाँ पे तो आपका जो फिक्स था वो पूरे इसमें था, अब यहाँ पे आपका छोटा है, तो जिसकी वजह से आपका रोटेशन फिक्स्ड हो जाएगा, रोटेशन क्या हो जाएगा आपका फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हिंज नहीं आ रहा आपका, बट लेकिन ट्रांसलेशन इसमें रहेगा, वो ट्रांसलेशन फ्री रहेगा। ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्ट्रेट वाइज मूव करना, कोई भी मेंबर मेरा स्ट्रेट वाइज मूव कर रहा है, रोटेशन मतलब क्या होता है, रोटेट कर जा रहा है मेरा मेंबर, तो वो मेरा रोटेशनल कहलाएगा। तो ये जो आपका हिंज होता है, अगर सिर्फ हिंज आपका केस लग रहा है तो इसमें आपका रोटेशन भी फ्री होगा और ट्रांसलेशन भी जो आपका फ्री हो जाएगा। ये कुछ केस हैं। इसी तरीके से आपको उसमें दे रखा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड। अब वही आपका वही वाला केस आ गया, तो आपका 0.5 और 0.65। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ये वाला इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड एट द अदर एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। वही वाला केस बन गया आपका जो अभी बनाया था मैंने 2, और ये इसका रिकमेंडेड वैल्यू 2.0 बना जाएगी। ये आप अच्छे से इसी तरीके से आप देख लेंगे सारे के सारे यहाँ पर। अब इसमें हम लोग समझते हैं कौन कौन से फेलियर आते हैं इसमें। देखिए, इसमें एक तो आता है ये आपका बकलिंग फेलियर आता है। कोई भी कॉलम है, आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये बकल हो गया तो ये बकलिंग फेलियर है। कंप्रेशन फेलियर आपको देख रहे हो इस तरीके से, कोई ये कंप्रेशन फेलियर आ जाएगा ये आपका, और ये आपका ये क्या है, ये शियर फेलियर आ जाएगा। शियर फेलियर में इस तरीके से आपका शियर फेलियर हो जाएगा। अच्छा, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है। मान लीजिए कोई आपका एक, देखो जो भी फेलियर होता है वो प्लेट के अलॉन्ग आता है या वेब के अलॉन्ग आता है। मान लीजिए जैसे कि ये इस तरीके से मैं कोई आई सेक्शन ले लेता हूँ। देखिए, ये आपका आई सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी टी एफ कहलाएगी, और ये आपकी कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक की डी डब्ल्यू कह दूँ मैं, ये आपकी इस तरीके से, और ये आपकी टी एफ ये आपकी टी डब्ल्यू कहलाएगी। दिस इज टी एफ क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ वेब है ये आपकी,
ये आपकी विथ है और ये आपकी क्या है दी। बी आपकी वो डिस्टेंस है जो कि मेरे कॉलम फेस से लेकर के आपके फ्लैंज के एंड तक की डिस्टेंस है। इसको अगर रोकने के लिए मतलब जो भी मेरा जो बकलिंग फेलियर आता है, लोकल बकलिंग फेलियर आता है, वो आपके क्या आता है, तो फ्लैंज के अलोंग आएगा या फिर आपके बैक के अलोंग वेब के अलोंग आएगा। उसको रोकने के लिए हमारी IS कोड ने वैल्यू दी हुई है B/TF आपको क्या है 16 से कम नहीं लेना है, या फिर DW/TF थिकनेस ऑफ लैंड और डेप्थ ऑफ वेब आपको 50 से कम नहीं लेना है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसी में कुछ आपको कंप्रेशन, अगर मान लो अब मैं आपसे कहूँ कि लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालो किसी भी मेंबर की, तो आपको क्या करना है, सिर्फ फोर्स इजिकल टू क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया लगा देना है, बस आपका क्या लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल जाएगी। जो सिग्मा एक्सियल कंप्रेशन होता है उसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी लेते हैं हम लोग, 0.6 F/, लेते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो 0.6 और F/, यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, और 0.6 F/, में मान लीजिए आपका हम क्रिटिकल स्ट्रेस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, तो FCC इंटू F/, ओवर FCC प्लस F/, की पावर n 1/n, ये एक सिग्मा एक्सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। पर लेकिन वही नॉर्मल और वैल्यू और क्या ले सकते हैं, 0.6 F/, सिंपल ले लेंगे और यहीं से हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे किसी भी कंप्रेशन मेंबर की। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब देखिए हम लोग समझते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, कोई भी आपका मान लीजिए एरिया है, उसका एलिमेंटल पार्ट मतलब उसको हम एलिमेंटल पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे और उसके एक्सिस से लेकर के उसके एलिमेंटल एरिया तक की वैल्यू वो मेरी क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के जो मैंने कंसोलिडेटेड एरिया माना है स्ट्रिप्स में, वहाँ तक की वैल्यू वो मेरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है। और इसको जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है उसको हमने K से डिनोट करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करके हम लोग A से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे मेरा क्या निकल के आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है। इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच एंटायर एरिया मस्ट बी केप्ट एज स्ट्रिप्स, जैसे कि मैंने बताया पूरा जो एरिया है इसको मैंने किस में ले लिया, स्टेप्स में ले लिया। इट विल गिवन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के स्टेप तक की जो एरिया तक की आपकी डिस्टेंस थी उसको मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या निकल के आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया। रेडियस इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशन और बकलिंग, रेडियस जायरेशन पर डिपेंड करता है आपका रोटेशन और बकलिंग। जितना ज़्यादा आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा उतना ही वो रेजिस्ट करेगा रोटेशन और बकलिंग किसी भी कंप्रेशन मेंबर में, ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात और है, फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया द होलो सर्कुलर सेक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होता है आपका। कोई भी होलो सर्कुलर सेक्शन होता है सबसे ज़्यादा उसका रेडियस जायरेशन होता है और ये मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा लोड आपका बेयर करता है। अब आपको देखिए यूलर, अगर यूलर क्रिटिकल स्ट्रेस निकालनी है तो आपको यूलर लोड ओवर एरिया निकालना है, तो वही आपको यूलर लोड आपको पता है, वही बताता है π² EI/L² होता है। ई क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ओवर A² होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी π² EL/R², ये जो है आपका KL, यहाँ पे क्या है मिनिमम रेडियस ऑफ वो की मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है, इफेक्टिव लेंथ है KL आपकी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब इसका समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, स्टेट्स क्या होता है, सिंगल एनालिसिस ऑफ स्टेट्स करते हैं हम लोग, जिसमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्टेट्स हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए जो कंटिन्यूस स्टेट्स होता है, आपकी 1, 2 या 3 आप गसिट प्लेट से कोई भी स्टेट्स को जोड़ रहे हो तो वो आपका कंटिन्यूस स्टेट्स कहलाएगा। लेकिन अगर आप 2 गसिट प्लेट को जोड़ रहे हो, सिर्फ 2 गसिट प्लेट को, तब आपका क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस स्टेट्स कहलाता है।
तो यहीं पर यही लिखा हुआ है, स्टड्स स्पेनिंग बिटवीन टू गसेट प्लेट्स ओनली देन इट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस स्टड्स। और अगर आपकी दो से ज़्यादा आप गसेट प्लेट को जोड़ रहे हो तो आपका क्या कहलाएगा, वो कंटिन्यूअस स्टड्स कहलाएगा। इफ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्टड्स कनेक्टेड ओनली बाय वन बोल्ट एंड एट ईच एंगल, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्टड्स है, अगर उसमें आपका सिंगल बोल्ट ले रहे हो आप, तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एल के बराबर हो जाएगी। और जो एल होगी आपकी, कोई भी आपकी गसेट प्लेट से जो गसेट प्लेट में जो दूसरी गसेट प्लेट को आप जोड़ रहे हो, वो स्टड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, एक बोल्ट की जो भी आपने गसेट प्लेट में दूसरे गसेट प्लेट को जोड़ने के लिए आपने जो स्टड यूज़ करा, उस जो बोल्ट आपने कसा है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के दूसरे बोल्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस, वो मेरी क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी। इफ़ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्टड्स, अगर आप उसमें क्या कर रहे हो, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्टड्स है और उसमें 2 से ज़्यादा बोल्ट यूज़ कर रहे हो, 3 बोल्ट यूज़ कर रहे हो आप, तो जो उसकी इफेक्टिव लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी 0.85 एल के बराबर होगी। इफ़ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग ऑफ द स्टड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द ट्रेस, तो वो क्या लोगे आप, एल इजिकल टू एल ले लोगे। ये अभी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें बिल्टअप कॉलम सेक्शन। देखिए, बिल्टअप कॉलम सेक्शन आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टील में यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी चैनल सेक्शन होते हैं, 2 चैनल होते हैं या 2 आई सेक्शन होते हैं या फिर आपके एंगल सेक्शन होते हैं, उनको आप जोड़ देते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। किससे, या तो आप टैक रिवेट से जोड़ते हो, अगर उनके दोनों की डिस्टेंस अगर पास है तो आप टैक रिवेट से जोड़ दोगे। अगर उनकी डिस्टेंस आपकी दूर है तब आप किससे जोड़ोगे, तब आप लेसिंग से उसको जोड़ दोगे। अब आपको ध्यान रखना है, टैक रिवेट्स, अगर आप टैक रिवेट से जोड़ रहे हो तो आपको याद रखना है जो भी स्लेंडर रेशो होगा ईच मेंबर, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 40 से कम नहीं होनी चाहिए। वो आपकी जो है 40 से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर आपकी 0.6 टाइम्स ऑफ द सिलेंडर रेशो ऑफ द होल स्टड्स, आपकी इतनी वैल्यू आपको लेनी है। अब आपको बता दो जो स्पेसिंग रखनी है आपको टैग रिवेट्स के बीच में, वो कितनी रखनी है, मिनिमम आपको 600 mm लेनी है। कितनी लेनी है आपको, टैग रिवेट से आप जोड़ रहे हो उसको, तो आपकी जो कितनी रहेगी, आपकी 600 mm उसकी पिच रहेगी। लेकिन ये कब रहेगी, जब आप एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हो या चैनल सेक्शन यूज़ कर रहे हो आप, या सिर्फ और आप टी सेक्शन यूज़ कर रहे हो, तब आपको जो है आपको 600 mm लेनी है। वैसे नॉर्मली हम लोग कितनी लेते हैं, 32 टी और या फिर आपको 300 हम लोग लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। टेंशन के लिए 16 टी या 200 mm लेते हैं हम लोग। एंगल चैनल और टी के केस में हम लोगों को कितनी लेनी है, आपको टैक रिवेट्स पिच प्लेट 600 mm लेनी है। समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से क्लियर हो गया है कि आप बिल्टअप कॉलम क्या होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग लेसिंग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेसिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 कॉलम को जोड़ने के लिए हम लोग या तो टैक रिवेट्स का यूज़ कर रहे हो आप, या फिर आप बोल्टेड कनेक्शन का यूज़ कर दोगे। बट लेकिन अगर आपके उनकी डिस्टेंस दूर है तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लेसिंग्स का यूज़ करते हैं। लेसिंग्स और बैटनिंग का, जो बेटनिंग होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं और जो लेसनिंग होते हैं वो एक प्रकार के इंक्लाइंड मेंबर होते हैं। जो लेंथ ऑफ ओवरलैप होती है आपकी लेसिंग्स की, वो आपको 4T से कम नहीं लेनी है। 4 थिकनेस ऑफ दी थिनर प्लेट है आपकी। और जो आपकी L होगी, जो L1 होगी, वो आपकी कोई भी लेसिंग जो जोड़ रहे हो 2 कॉलम में, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के यहाँ तक के जो आप स्टड्स यूज़ कर रहे हो, जो आप लेसिंग यूज़ कर रहे हो, उसी को हम लोग कहते हैं L1। ये आपको याद रखनी है। इसी के बेस पे हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, जो लेसिंग्स होती है उसमें जो हम लोग एंगल यूज़ करते हैं वो 40 से 70 के बीच में यूज़ करते हैं। अगर 40 से आप कम का एंगल लोगे,
40 से अगर आपने कम एंगल लिया तो उसमें बकलिंग आ जाएगी, अगर 70 से ज़्यादा एंगल ले लिया आपने तो उसमें बकलिंग आएगी। तो आप किसके बीच में लोगे, 40 से 70 के बीच में आप उसमें एंगल हम लोग रिकमेंडेड करते हैं। लेसिंग इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट इन अ बिल्टअप कॉलम, जैसे कि अभी बताया मैंने, वही सारी चीज़ें सिंगल यूनिट को कनेक्ट करने के लिए हम लेसिंग का यूज़ करते हैं। अगर दूर दूर वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। लेसिंग मेंबर आर आइडलाइज्ड एज ट्रस एलिमेंट। लेसिंग मेंबर ट्रस मेंबर की तरह आइडलाइज कब होंगे, जब वो सब्जेक्टेड टू आइदर टेंशन और कंप्रेशन ओनली। बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा आपका, जीरो होगा लेसिंग मेंबर के केस में, तब वो आपका ट्रस एलिमेंट की तरह हम लोग लेसिंग मेंबर को यूज़ करेंगे। लेसिंग मेंबर्स आर यूज्ड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज इंक्रीज बाय 5%। लेसिंग मेंबर अब जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगी आपकी, वो आपकी 5% बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से उसमें लैंगिट्यूडनल शेयर फोर्स डेवलप्ड हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और जो मैक्सिमम स्लैंट रेशो होता है लेसिंग मेंबर में, वो आपका 145 डिग्री लेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब इसमें कुछ और पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए, मिनिमम विड्थ कितनी लेते हैं किसी भी आप लेसिंग के केस में। मिनिमम विड्थ आपको 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया लेनी है। अगर नॉमिनल डाया आप 16 mm का यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग कितनी रहेगी आपकी, 50 रहेगी। अगर आप 18 mm का यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम विड्थ कितनी रहेगी आपकी, ये आपकी मिनिमम विड्थ है इसकी लेसिंग की। अगर आप 20 mm तो 60 mm आपकी इतना आपका लेसिंग, इतना मतलब जो भी आपका इंक्लाइंड मेंबर है इतना आपका मोटा रहेगा, तो वो आपको याद रखनी है। तो मिनिमम विड्थ कितनी लेनी है आपको, इस 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट। जो भी आप डाया बोल्ट कर रहे हो उसका 3 टाइम्स ले लो आप, या फिर ये आपको दे रखा है कुछ 20 mm का अगर बोल्ट कर रहे हो तो आप 60 ले लो, सिंपल है। अब उसके बाद आप मिनिमम थिकनेस कितनी लोगे, ये तो आपने विड्थ देख ली। अब आप उसके बारे में थिकनेस कितनी लोगे, तो वो आपको लेनी है L1/40। L1 आपको पता है, बताया था मैंने। कोई भी लेसिंग से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के यहाँ तक के जो भी आप कॉलम जिसको जोड़ रहे हो, तो वो आपकी डिस्टेंस क्या कहलाती है, L1 कहलाएगी। L1/40 प्लस फॉर सिंगल लेसिंग, L1/60 फॉर डबल लेसिंग लेनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थिकनेस ऑफ दी लेसिंग। कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब इसमें जानते हैं हम लोग, तो डायमेंशन ऑफ लेसिंग बार लेनी है, वो कितनी है। इट इज टेकन एज डिस्टेंस बिटवीन इनर बोल्ट ऑफ दी एंड और वेल्ड। लेसिंग अभी आपको बता दिया मैंने, इनर बोल्ट के आपकी क्या है, आपकी सेंटर डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक की। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेसिंग मेंबर वो क्या होगी आपकी। सिंगल लेसिंग के केस में आप कितनी लोगे, L1 लोगे। अगर आप वेल्डेड लेसिंग यूज़ कर रहे हो तब आपको 0.77 L1 लेनी है। और अगर आप डबल लेसिंग यूज़ करो, डबल लेसिंग मतलब इस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, तब आपको 0.7 L1 ले लेनी है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अच्छा, लेसिंग में जो हमारा बकलिंग आती है उसके लिए जो आपको स्लेंडर रेशियो, क्योंकि बकलिंग मेरी किसकी वजह से आती है, स्लेंडर रेशियो की वजह से आती है, तो उसमें आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू 50 से हम लोग कम नहीं लेंगे, 50 से ज़्यादा ही लेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी स्लेंडर रेशियो ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें बकलिंग की उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, रेजिस्ट करने की बढ़ जाएगी। तो बता दिया मैंने 40-70 के बीच में एंगल लेते हैं और उसकी वजह से मेरी बकलिंग आ जाती है। ये आपने लेसिंग देख लिया। अब इसमें जो शियर फोर्स होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई भी लेसिंग है, लेसिंग और कंप्रेशन मेंबर शुड बी डिजाइंड टू रेजिस्ट ट्रांसफर शियर फोर्स। वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका पैरेलल प्लेट्स पर डिपेंड करेगा। आपको जो भी आपकी सॉलिड प्लेट यूज़ कर रहे हो आप, और 2.5% ऑफ कॉलम लोड लेते हैं हम लोग। जो भी लेसिंग सिस्टम है उसमें जो ट्रांसफर शियर फोर्स होगा वो कितना जनरेट हो रहा होगा आपका, 2.5% ऑफ दी कॉलम लोड। देखिए,
2.5% ऑफ द कॉलम लोड। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो आप सिंगल लेसिंग यूज़ कर रहे हो और आप 2 पैरेलल प्लेट्स यूज़ कर रहे हो, 2 पैरेलल प्लेन फोर्सेस यूज़ कर रहे हो। मान लीजिए देखिए जैसे कि मैं समझाता हूँ, यहाँ पे आपने चैलेंज सेक्शन लिया है, ये इसमें ट्रांसफर्स लोड के लिए आपने ये यहाँ पे कोई भी आपने सॉलिड प्लेट जोड़ दिया आपने, इसी तरीके से ये आपने यहाँ पे सॉलिड प्लेट जोड़ दी। अब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो किसी भी बोल्टेड कनेक्शन से, तो आपका नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स आपके कितने हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा। और ये आपका अगर दूसरी साइड भी होगा तो आपका क्या होगा, B/N, तो आपका B/2 हो जाएगा सिंगल लेसिंग के केस में, क्योंकि आप इस साइड जोड़ रहे हो तो वो अगली साइड भी जोड़ोगे आप, तो B/2। अगर आप जो एंगल यूज़ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। इस तरीके से अब आपका डबल लेसिंग है। डबल लेसिंग के केस में कैसे है, मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई भी चैनल सेक्शन है, आपने एक प्लेट ये ली, आपने इसको जोड़ दिया, ट्रांसफर शियर फोर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा एक, और एक आपका शियर फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो जो शियर फोर्स होएगा, अब आपने क्या यूज़ करी, डबल प्लेट यूज़ कर दी, तो 2 इसकी और 2 इसकी, ये आपकी कितनी होगी, 4 हो गई। तो इसके बाद जो शियर फोर्स आएगा डबल लेसिंग के केस में वो कितना आ जाएगा, B/4 हो जाएगा आपका, B/4 sin थीटा हो जाएगा आपका। अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालनी है तो आपका फोर्स ओवर ग्रॉस एरिया आप निकाल लोगे, तो अगर टेंशन के केस में निकालोगे तो आपको B-D/T इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया वो आपको कि जो हम लोग शियर फोर्स लेते हैं वो भी आपका ट्रांसफर फोर्स ओवर जो नंबर ऑफ कितने आप पैरेलल सॉलिड प्लेट यूज़ कर रहे हो। अगर आप 2 यूज़ कर रहे हो तो 2 रहेंगी आपकी, और अगर 4 यूज़ कर रहे हो तो आपकी 4 आ जाएंगी। इसी तरीके से हम B/N फॉर्मूला बनता है इसका। अब हम लोग समझते हैं बेटेन के बारे में। ये अगर नंबर ऑफ रिवेट प्लेट के लिए हम लोग बता ही चुके थे, F ओवर रिवेटेड वैल्यू, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर 2F cos थीटा ओवर रिवेटेड वैल्यू, ये सारी सब कुछ बता चुका हूँ मैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है आपको, पर लेकिन एक चीज़ इसमें देखते हैं हम लोग। अब मुझे सिर्फ आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, वो आप अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखिए, आपने कोई कॉलम यूज़ करा और इस तरीके से आपने लेसिंग्स लगा दी, और एक आपने दूसरा कॉलम सेक्शन, ये दो कॉलम आपने लिए और इसमें आपने इस तरीके से लेसिंग लगाई। अब आप पूछो, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होगा, इन दोनों में एफिशिएंट कौन होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ये इसको मैंने दे दिया A और ये दे दिया मैंने B, कौन सा अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इसी तरीके से अब मैं बताता हूँ आपको बेटन क्या होता है। बेटन मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको, अगर आपको कॉलम को जोड़ने के लिए आप हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज़ कर रहे हो तो वो मेरे क्या कहलाता है, बेटन कहलाता है। और आपको मिनिमम 4 बेटन यूज़ करते हैं, और जो आपका 4 बटन यूज़ करते हैं, जो आपके ये वाले बटन कहलाते हैं, जो ऊपर सबसे आखिरी के बटन है उसको कहते हैं हम लोग एंड बटन, और जो बीच में बटन यूज़ करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट बटन। ये आप एंड बटन है। अब इसके लिए अब हम लोग कुछ वैल्यूज़ हैं वो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, कोई भी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के यहाँ से आगे की जो डिस्टेंस होगी वो हम लोग उसको कह देते हैं, हम लोग एल्फ़ा कह देते हैं। एल्फ़ा क्या है, कोई भी आपका कॉलम ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या कहलाती है, एल्फ़ा कहलाती है। आप देख रहे हो यहाँ पर। और जो सी कहलाएगा आपका स्पेसिंग ऑफ द बेटन, ये आपका क्या है, कोई भी बेटन है उसकी स्पेसिंग वो मेरी क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी। और जो C/Y कहलाएगा वो सेंट्रोइड डिस्टेंस ऑफ द कॉलम कंपोनेंट ऑफ द वेब। जो C/Y है वो आपका कॉलम कंपोनेंट ऑफ द वेब है। और जो आपकी S है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ द बोल्ट ग्रुप। जो भी आपकी बोल्ट ग्रुप है उसकी जो सेंट्रोइड डिस्टेंस है वो मेरी क्या है, S1 कहलाएगी वो।
अल्फ़ा जो है वो आपका क्या होगा, जो x प्लस 2y या 2c/y, और c/y मेरा अभी बताया मैंने सेंट्रोइड डिस्टेंस ऑफ कॉलम कंपोनेंट, सेंट्रोइड डिस्टेंस ऑफ कॉलम कंपोनेंट, वो मेरा क्या कहलाएगा, c/y कहलाएगा। अब इसी तरीके से अब आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मेरा एंड बटन यूज़ कर रहे हो आप, तो उसको जो डेप्थ रखनी है वो आपको कितनी रखनी है इंटरनल एंड बटन के केस में, तो वो आपको रखनी है d = एंड बटन के केस में आपको अल्फ़ा के बराबर रखनी है। अगर आप यूज़ कर रहे हो इंटरमीडिएट बटन, तो जो आपकी जो इंटरमीडिएट डेप्थ ऑफ दी बटन होगी वो आपकी कितनी होगी, आपको 3/4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा से कम नहीं लेनी है और 2b से कम नहीं लेनी है। अगर आप कर रहे हो मिनिमम थिकनेस ऑफ द बटन, वो कितनी लेनी है आपको, S1/50 से कम नहीं लेनी है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब इसमें समझते हैं थोड़ा स्प्लाइसिंग क्या होता है, और आपका देखिए कॉलम स्प्लाइसिंग का जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो लेंथ, जो भी कॉलम की लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग एक प्लेट लेते हैं और उसमें बोल्ट कस को हम लोग जो भी कॉलम होती हैं उसको जोड़ देते हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। और इसमें आपको याद रखना है 50% लोड आपका जो भी कॉलम होगा वो बियर करेगा, और 50% जो भी आपकी प्लेट होगी जो आपने जो स्प्लाइसिंग करी है वो लोड बियर करेगी। तो इसमें तो क्या आपका कितना लोड बियरिंग हो रहा है, आपका b/2 लोड बियरिंग हो रहा है आपका। अगर उसमें आपका लोड बियरिंग मेंबर है मेरा, तो आपका क्या होगा, वो आपका b/4 हो जाएगा, और b/4 हो जाएगा, शियर फोर्स बाई 4 हो जाएगा। अगर आपका वो लोड बेयरिंग मेंबर नहीं है, आप कॉलम स्लाइसिंग यूज़ नहीं कर रहे हो, लोड बेयरिंग मेंबर नहीं है, तब मेरा कितना रहेगा, b/2 रहेगा। इस तरीके से कॉलम स्लाइसिंग का अब ये आप समझ आ गया होगा कि कॉलम स्प्लाइसिंग सिर्फ लेंथ को जोड़ने के लिए काम करता है, और 50% लोड आपका कॉलम बियर करता है और 50% स्प्लाइसिंग। ये क्वेश्चन जो ES में क्वेश्चन आया हुआ है, और बकाया इसी के बेस पे और भी क्वेश्चन है जो ES और गेट में आए हुए हैं, वो इसके बाद में करवा दूंगा, जिससे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट इसके और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। अब कुछ भी इसमें बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चनों को मैं ऐसे ही आपको समझाता रहूँगा। इसके बाद आपका स्लैब बेस है। कोई भी आप एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हो, आप आई सेक्शन यूज़ कर रहे हो, और उसको आप क्या कर रहे हो, स्लैब बेस से आप जोड़ते हो उसको, तो वो मेरा कहलाता है स्लैब बेस कहलाता है। और उसका अगर एरिया निकालना हो आपको स्लैब बेस का, ये देख रहे हो आप स्लैब बेस, रेक्टेंगुलर टाइप की स्लैब बेस है। ये आपका कोई भी आई सेक्शन कॉलम है और ये आपकी प्लेट है, उसको जोड़ने का काम मेरा क्या करता है, स्लैब बेस काम करता है। इसका अगर एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्सियल लोड ओवर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल लेते हैं हम लोग, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर आपको थिकनेस निकालनी है इसकी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, T = 2.5 W सिग्मा BS A² माइनस 0.3 B का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये आपका LSM में है, बट WSM में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 3W ओवर सिग्मा BS A² माइनस B² ओवर 4। ये आपका WSM में फॉर्मूला बन जाता है थिकनेस ऑफ स्लैब निकालने के लिए। इसमें जो आपका जो T है क्या है, आपका थिकनेस ऑफ स्लैब है, जो W है वो प्रेशर है जो भी आपकी बेस के अलॉन्ग लग रहा है, और जो A है आपका ग्रेटर प्रोजेक्शन है प्लेट के, जो कि कॉलम के बिहाइंड से आपके लगता है, और जो आपका B है वो लेसर प्रोजेक्शन है जो कि मेरे कॉलम के अंदर लगता है, और जो सिग्मा BS है वो आपकी क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है। जो सिग्मा BS होती है वो क्या होती है आपकी, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है। फ्लैंज के केस में आपको याद रखनी है कितनी लेंगे, 165 फ्लैंज बीम के केस में। अगर आप कोई फ्लैंज बीम यूज़ कर रहे हो
और आप सॉलिड बीम यूज़ कर रहे हो तो आपको कितनी लेनी है, 185 MPa लेनी है। तो आपको मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं इसके, जो आपका कंप्रेशन मेंबर है। और जो भी आपके डाउट हैं वो मैं जब ES के क्वेश्चन करवाऊँगा आपके, तो वो सारे के सारे इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसी तरीके से फिर मैं आपको प्लेट गर्डर और फिर आगे आपका फ्लेक्जुअल मेंबर, वो दोनों अच्छे से कंप्लीट करवा करके सारे सब्जेक्ट इसके ES के क्वेश्चन करवाता रहूँगा मैं आपको।